हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में। शुरू करते हैं फिर से हम अपने सफ़र को, और ये मोशन चैप्टर का पार्ट सेकंड होगा। मैंने पहले पार्ट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जैसे कि रेस्ट, मोशन, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव क्या होता है। देन आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था। उसी के आगे आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। व्हाट इज़ स्पीड, चाल, वेलोसिटी, वेग, एंड फाइनली व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज त्वरण। तो बिना देर किए हुए इसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी रहे वो पीछे से बनी रहे, फ्लो एक मेंटेन रहे जो हमने पढ़ा है। तो एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूं जो हम कल पढ़े थे। मैंने आपको कल बताया था कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, रेस्ट में कौन सा होता है, और मोशन में किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपको सिखाया था, एंड देन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात की थी। कुछ वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पे लिखा भी था, लिस्टअप की थी, और कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ये सारी बातें मैंने हैंड रिटन करी थी, हैंड से लिखी हुई बातें हैं। बट आज मैं आपको कुछ टाइप्ड, जो कंप्यूटराइज टाइप किया हुआ है, उससे दिखा रहा हूँ। तो कल जो बताया था उसमें थोड़ा सा मैं बस लिटिल बिट 1 मिनट का टाइम लूँगा, जिसमें सारी चीज़ें पीछे से हम रिकैप कर लेंगे। कह रहा था मोशन के बारे में, आपको बताया था कि मोशन के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, द वेरी फर्स्ट। और अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं तब जाके हम मोशन को डिफाइन करते हैं। तो मोशन का ये डेफिनेशन दिया जा रहा है, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पैसेज देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम कहेंगे रेस्ट में, अगर वो पोजीशन चेंज हो रही है देन उसे हम कहेंगे मोशन में। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इंक्लूड था। और उसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट सिखाया था, और उसके बाद आपको सिखाया था व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज़ नो डायरेक्शन। ओके, ये सारी बातें हम कल देख चुके हैं। बट आज हम शुरू करेंगे, आज जानेंगे कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हिंदी में हम कहते हैं दूरी, दिस इज़ नोन एज दूरी, और दिस इज़ नोन एज विस्थापन। तो ये दूरी है और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है। चलिए सीखते हैं क्या है ये। तो मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर है, किसी एक टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर है। मान लीजिए ये पॉइंट ए पर है, इसकी पोजीशन ये रही। अब समय के साथ ये ऐसे 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 मूव करते हुए किसी दूसरे पॉइंट बी पर आ गए। जैसे मूव कर रहे थे उस टाइम पर क्या किया गया कि यहाँ से एक धागा उसको वैसे 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 जैसे ऐसे जा रहा था वैसे वैसे गिराते गए वो। तो धागे को जब वो लंबा कर दिया गया, एक तो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इतना बड़ा धागा आ गया। दिस लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। यही वाला डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि द पाथ लेंथ मतलब रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस आप मेजर किस में करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो इफ यू टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो होता है मीटर। हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। और वैसे इसका
और भी बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, लाइक किलोमीटर, सेंटीमीटर, फिट, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, बट द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। फिर आप बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इसी वाले फिगर से हम समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से शुरू किया है और बी पे ख़त्म हो गया, तो उसके बाद उसके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है। डायरेक्टली एक धागा मैं ए से शुरू करके बी तक ही ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये सीधी एकदम से तनी हुई डोरी, तो वो होगी ये छोटी सी ए एंड बी। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डायरेक्ट डिस्टेंस, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं विस्थापन। तो शुरू कहाँ से किया, एंड कहाँ पे किया, उन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं विस्थापन। गुड। इस विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट सेम होता है जो डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। ये तस्वीर बनी हुई है, यहाँ से आप ध्यान से और भी इसको भी देख सकते हैं। मान लीजिए बटरफ्लाई है जो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पर गई, है ना, बी पे, फिर बी से होते हुए सी, सी से होते हुए डी, डी से होते हुए ई, ई से होते हुए एफ, एफ से होते हुए जी। तो ये जो पूरा का पूरा है, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर ई, एफ, जी, ये पूरा जो है ना लेंथ है। अगर यहाँ से मैं कोई रस्सी गिराते हुए जाऊँ तो ये रस्सी बहुत बड़ी होगी, तो इसको मैं बोलूँगा ए से लेकर जी तक पूरी बड़ी रस्सी, दैट इज़ डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ए से लेकर जी तक, इज़ डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है। तो यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी ये हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन। अब मैं आपको बताऊं कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हमें बताना पड़ेगा कि हम ए से इस डायरेक्शन में जी की तरफ जा रहे हैं और दिस इज़ हमारा ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो है ही कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बट वेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो आपको याद होगा कल मैंने दो कॉन्सेप्ट सिखाया था वेक्टर एंड स्केलर में। दो सवाल पूछने थे आपको कि हाउ मच और वेयर। अगर इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाता है तो हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम कहते थे। अगर केवल एक सवाल का जवाब मिल रहा है हाउ मच का, तो उस कंडीशन में हम बोलते थे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में दोनों सवालों का जवाब मिलता है। मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है, तो ये हाउ मच कितना है, कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, दैट इज 5 मीटर। 5 मीटर एक अमाउंट हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। वेयर, तो वो वेयर वाला डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ से जी की तरफ। डायरेक्शन क्या हो गया, जी की तरफ इज वेयर, डायरेक्शन हो जाएगा जी की तरफ। तो डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। इट मीन्स विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यही बात करूंगा डिस्टेंस की। सो डिस्टेंस कितना है, हो गया ये मान लो कि 15 मीटर, दिस इज डिस्टेंस। क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें कि डिस्टेंस वेयर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो बिकॉज देयर इज नॉट अ फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्टेंस के लिए कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, किधर भी हो सकता है। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कॉन्सेप्चुअली, वेक्टर एंड स्केलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ और बातें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और उसमें बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉपर तरीके से इसको बहुत एंगल से नहीं देखेंगे तो आप मैच्योरिटी नहीं हासिल करेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, केवल यूनिडायरेक्शनल रह जाएंगे।
सो मैं चाहता हूँ कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखने के मल्टीपल डायरेक्शंस मिल जाए, मल्टीपल एंगल्स मिल जाए, ताकि क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे, कैसे भी घुमा के पूछे, तो आप एलिजिबल हो उसको टैकल करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए। तो मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ये इज़ द ब्लैंक पेज, और मैं फिर से डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। मान लेता हूँ कि कोई वस्तु पॉइंट ए से चलना शुरू कर देती है और वो सीधी एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन में बी पॉइंट तक पहुँच गई। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज, इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, देन यहां से डिस्टेंस क्या होगा? सो डिस्टेंस जो होगा वो ए से बी तक होगा, ए से बी तक, दिस इज द डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो भी यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी यही और डिस्प्लेसमेंट भी यही। इनिशियल टू फाइनल होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस होता है वो कहाँ से, मतलब पाथ की लेंथ। तो पाथ की लेंथ भी ए से बी है और डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी ही हो रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा उस कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। ओके, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टू सेम होगा। यह आप बात समझ पा रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 1 है। अगर कंडीशन नंबर 2 देखते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है ए पॉइंट से और चलते 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 किसी रास्ते से, और फिर वो उसी पॉइंट पर आके एंड कर देता है ए पॉइंट पर। ए एंड बी दोनों पॉइंट सेम टू सेम हो जाते हैं और ये पाथ क्लोज्ड हो जाता है। उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो भी समथिंग होगा दैट इज पॉजिटिव ही होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। सो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू के बिंदु और एंड वाले बिंदु के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस 0 हो गई है, तो ऑफ कोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड रिटर्न बैक आफ्टर सम टाइम टू द पॉइंट ए, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे कि अगर किसी पॉइंट से शुरू किया और उसी पॉइंट पे एंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी में कई सारे हैं कि सर्कुलर मोशन में किसी एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट शुरू कर रही होती है, फिर से उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 ही होगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पॉइंट से शुरू करती हो एंड पॉइंट, उन दोनों के बीच की दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर वो दोनों पॉइंट्स सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस किसी मोशन में नेगेटिव हो सकता है? क्या डिस्टेंस कभी किसी मोशन में नेगेटिव हो सकता है? तो आपका आंसर है नो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, चले ही नहीं, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस 0 तो होगा, लेकिन चलना शुरू कर दिया तो क्या 0 होगा? नहीं। क्या नेगेटिव होगा? नहीं। क्वेश्चन दूसरा, क्या डिस्प्लेसमेंट किसी मोशन में 0 हो सकता है? तो आंसर इज यस, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब? जब ऑब्जेक्ट जहां से शुरू किया है वहीं पर आकर एंड कर जाए, वहीं पर आकर रुक जाए, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो आंसर इज यस। कौन सी कंडीशन में? देखिए मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हाईवे है और आप यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, अपनी गाड़ी के साथ चलना शुरू कर देते हैं इस डायरेक्शन में।
चलते 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 कुछ दूरी पर जाते हैं और आप यू टर्न ले लेते हैं यहाँ से वापस, और आपकी गाड़ी यहाँ पर आ जाती है। तो आप इधर जा रहे थे तो आप मान लिए थे कि ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आपने शुरू करा था इस तरफ, ये पॉजिटिव है, और आपकी गाड़ी आकर एंड में यहाँ आ गई है इस पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट आपने ए से शुरू किया, बी तक गई एंड देन सी पर आ गए। तो आप ए से बी पर गए, बी से वापस सी पर आ गए। तो इस पूरी जर्नी में आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? आप बोलेंगे मैंने शुरू किया था ए से और एंड कर दिया सी पे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये हो। अब मुझे बताइए कि जिधर आपने शुरुआत की थी वो आपने अगर पॉजिटिव मान रखा है, तो ये वाली डायरेक्शन आपके पॉजिटिव के अगेंस्ट में आ गई, अपोजिट में आ गई, तो ये तो फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो मैंने पहले लेक्चर में बात किया था। जी हाँ, इसीलिए मैंने वहाँ पर बताया था कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझ लो, कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये कहता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को प्लस में मान सकता हूँ, और अगर उसके अपोजिट में कोई जा रहा है तो उसको मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। समझ पा रहे? ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, राइट। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस। ठीक है, अब ये सारी बातें आप समझ गए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इसमें डिस्टिंग्विश क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे, और वो होगा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। जो मैं बात कह रहा था वो ये सारी बातें आपको लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। किसी मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, है ना। नेवर कैन डिस्टेंस ट्रेवल बाय लेस देन द डिस्टेंस। यस, ये भी एक बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि किसी भी मोशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, होगा तो इक्वली हो सकता। और वो कौन सा केस है? वो ये वाला केस है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टू सेम होता है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम अपने स्पीड की। व्हाट इज़ स्पीड? टाइम एंड स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू कहा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, कैसे, मतलब व्हाट इज़ एक्चुअली में स्पीड? एक्चुअली में स्पीड जो है वो रेट है, रेट। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज इन what? डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे चलिए उस तरीके से मैं ना बात करूं, मैं यही बात कर लेता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, अब देखो समथिंग डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ए से शुरू किया और ऑब्जेक्ट बी तक गई, और ये समथिंग डिस्टेंस है मान लीजिए 50 किलोमीटर, और इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग गया 5 आवर। तो इसकी स्पीड क्या है ना। रेट भी मैं यही समझाऊंगा। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट समथिंग जो होता है उसे रेट कहते हैं। अब आप मार्केट में जाते हैं, आप आम के रेट पूछते हैं, तो आम कैसे रेट का है, तो रेट मतलब क्या होता है कि पर केजी आप कितने पैसे लोगे, ये हो गया रेट। वैसे ही इसका भी रेट है कि पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, इज एक्चुअली में रेट। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर। सो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज रेट एंड एक्चुअली दिस इज स्पीड। रेट क्यों बोल रहा हूँ? पर यूनिट के हिसाब से हम फाइंड करते हैं किसी चीज़ को, है ना। तो 1 यूनिट, 1 आवर, यूनिट मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये हो गया आपका स्पीड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है
मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और स्पीड जब आप समझ लिए तो मैं आपको वेलोसिटी भी समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ वेलोसिटी. ठीक है. यहाँ पे जो मैं बोला था कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम. जो यूनिट टाइम होता है वही रेट होता है. द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड एंड रिप्रेजेंटेड बाय मीटर ऊपर लिख देते हैं, सेकेंड नीचे लिखते हैं. ठीक है. मैं अब बात करना चाहता हूँ वेलोसिटी के बारे में. वेलोसिटी के बारे में बात करूँगा, फिर जाके एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के बारे में बात करूँगा. तो अभी मैं पहले वेलोसिटी बात करना चाहता हूँ कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एज यू नो पहले से ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको एक स्केलर से डिवाइड किया गया है. एक वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. इसका SI यूनिट क्या होगा. अब डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में होता है. टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है. तो ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड ही होगा. इसका भी SI यूनिट ऑल्सो बिकम्स मीटर पर सेकंड. तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ टर्म्स एसोसिएटेड है वो सारे के सारे टर्म्स वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड होंगे. कौन कौन से टर्म्स वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, जो वेक्टर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो ये कि वेलोसिटी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है. यस, ठीक है. अब मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म मोशन की एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी एंड मैंने आपको स्पीड की बात कर ली है. बट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी अभी बता देना मुझे ज़रूरी लग रहा है. तो आप ये समझो कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन तब कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का ना डायरेक्शन चेंज हो और ना ही स्पीड चेंज हो. मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहिए और ना ही उसका वेक्टर क्वांटिटी चेंज करनी चाहिए. वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए. अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आ रहा तो वो यूनिफॉर्म में है. वेक्टर क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है तो यूनिफॉर्म नहीं है. ये अगर वेक्टर क्वांटिटी आप समझे नहीं है तो आपको दिक्कत करेगा यहाँ पे. तो मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में तब कहेंगे जब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी स्पीड चेंज करनी चाहिए. अगर स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रहा तो उसे बोलूँगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में. उन दोनों में से कोई एक भी चेंज कर गया तो मैं बोलूँगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है. जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, कोई कार है, कोई बस है जो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऐसे सीधी सीधी जा रही है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में है? तो आंसर इज यस. अब जाते जाते यहाँ से इधर चेंज कर गई, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी भी 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में है? तो आंसर इज नो. यस. अभी स्पीड इसका 50 है, यहाँ भी 50 है और यहाँ भी इस पॉइंट पे भी 50 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 50 मीटर पर सेकंड में. स्पीड तो सेम टू सेम है, फिर भी मैं इसको यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा. ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक इस पॉइंट से पहले तक इसका डायरेक्शन ये था और कुछ समय के बाद ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जाए. तो अगर डायरेक्शन भी चेंज कर जाता है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते. तो यूनिफॉर्म मोशन हम तब कहते हैं जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम टू सेम रहे. ठीक है. तो अब मैं बात कर लेता हूँ, जब आपने समझ लिया है कि स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज स्पीड के बारे में एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में.
तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई कह रहा है कि बस ए से बी जाती है और फिर बी से सी जा रही है और सी से डी जा रही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लग रहा है t1 और यहाँ से यहाँ जाने में t2 लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में t3 लग रहा है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आप मान लो s1 है, यहाँ से यहाँ तक मान लो s2 है, यहाँ से यहाँ तक मान लो s3 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? s1, s2 और s3 को आप ऐड करोगे, टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। तो टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम को जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी वही कहलाएगी एवरेज स्पीड। समझ पा रहे हैं? आई होप आप समझ पा रहे हैं, आपको मज़ा भी आ रहा है, राइट। तो आप एवरेज स्पीड को समझ लिए। ये अगेन अगर आप इसकी ऐसा यूनिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या पाएंगे कि अगर डिस्टेंस कोई सा भी हो तो सब तो मीटर में ही होगा ना। अगर एसआई की बात करें तो टाइम कोई सा भी हो सेकंड में ही होगा ना, तो इसका भी एसआई यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आप समझ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का दो डेफिनेशन दिया जाता है, एक नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और दूसरा डेफिनेशन दिया जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इसको कहते हैं इनिशियल को u, फाइनल को v अपॉन 2 इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। दो डेफिनेशन है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मैथ्स में आप करते हैं ना, एवरेज फाइंड करते हैं किसी चीज़ का, 2 को जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, वही वाला है। अब ये आप डिस्टेंस भी समझ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट भी समझ चुके हैं, स्पीड भी समझ चुके हैं, वेलोसिटी भी समझ चुके हैं। मैं और कुछ बात करना चाहता हूँ, तब जाके मैं आपको एक्सेलरेशन समझाऊंगा। जो भी मैंने बात करी है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज स्केलर क्वांटिटी, बताया मैंने आपको। इट कैन बी जीरो, यस बताया, स्पीड जीरो हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, यस ये पॉजिटिव हो सकता है, बट नेवर बी नेगेटिव, यस मैंने ये बात भी आपको बता दी है। If a body covers equal distance in equal interval, however small the interval may be, then it is said to be uniform motion constant velocity. Yes, अगर वो स्पीड नहीं चेंज कर रहा या डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन ही कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। आराम से वीडियो को पॉज करके ध्यान से रिकैप करना, फिर से देखना, आपको सारी बातें समझ में, बहुत सारी बातें मैंने बोल दी है। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे एक्सेलरेशन के बारे में। आगे वाली स्लाइड में बढ़ता हूँ एक्सेलरेशन की तरफ। दिस इज एक्सेलरेशन। मैंने आपसे बात करी थी रेट के बारे में, तो एक्सेलरेशन भी एक रेट है। एक्सेलरेशन भी एक रेट है। रेट किस चीज़ का? चेंज इन वेलोसिटी का। चेंज इन वेलोसिटी का रेट है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट में क्या आएगा? नीचे टाइम आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर किसी चीज़ के वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर है और वो 50 मीटर पर सेकंड से स्पीड से जा रही है इस डायरेक्शन में, और बी पॉइंट पे आने के बाद उसने कानेट दिया स्कूटी का या जो कुछ भी है, और यहाँ से वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने लगी ए से बी में, है ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग गया है वो 5 सेकंड्स का लगा हुआ है, राइट। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इट मीन्स व्हाट, कि जो आप स्कूटी के कान ऐंठते हो, जिसको आप एक्सेलरेटर बोलते हो, एक्सेलरेटर दे देना, इज नोन एज एक्चुअली में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी या आप उसकी स्पीड कम कर देंगे। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो वो या तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या तो इसकी स्पीड
घटेगी। अगर पॉजिटिव वाला एक्सेलरेशन लोगे तो स्पीड बढ़ा देता है, अगर नेगेटिव का एक्सेलरेशन लोगे तो स्पीड घटता है। राइट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले सिनेरियो में, ए से बी तक गया ऑब्जेक्ट, ए पर 50 मीटर पर सेकंड था और बी पर 100 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड में ये हो गया। तो इसमें चेंजेस कितने हुए हैं, कितने का चेंज आया है? तो चेंज आ गया है 50 मीटर पर सेकंड का। रेट क्या होगा? तो रेट के लिए मैंने बोला टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 को मीटर को किससे डिवाइड करना है? 50 मीटर पर सेकंड को किससे डिवाइड करना है? 5 सेकंड से। तो 5 से अगर 50 को डिवाइड कर दूंगा, इट गिव्स 10 मीटर पर सेकंड पहले से है और एक और सेकंड नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करूंगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। यस, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और यहाँ से आप अपने आप फाइंड कर चुके हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब इस मीटर पर सेकेंड को लिखने के बहुत सारे ढंग होते हैं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कई बार। एक तो जैसे लिखा गया ऐसे ही है, एक ऐसे होता है मीटर और सेकंड के ऊपर -2 इस तरीके से मीटर पर सेकेंड, या कोई ऐसे लिख दे मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी चलेगा। या सिंपली आप ये लिख दे मीटर पर सेकेंड वर्ड्स में, ये भी चलेगा। तो 1 2 3 4 तरह से आप एक्सेलरेशन के यूनिट को लिख रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये वही चीज़ें, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे आप अपने कपड़े चेंज कर लेते है ना, आप वही हो लेकिन आप चेंज करने से अपीयरेंस बदल जाता है, आपको देखने का लुक आपका चेंज हो जाता है, बट चीज़ें तो वही है ना अंदर से। यस, एक्सेलरेशन है, लिखने का ढंग अलग अलग है। अगेन मैंने बोला कि एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की सारी टर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड होंगे। क्या क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने बोला आपको कि अगर स्पीड बढ़ रहा है आपका तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर स्पीड घटने लग गया तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही है और आपने एक्सेलरेशन, अगर आपने कान ऐंठ दिया तो उसका स्पीड बढ़ेगा, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो उसका स्पीड कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। राइट, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें, एक्सेलरेशन और सबकी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये जो टर्म्स हैं अभी इसको हम ग्राफिकली भी सीखेंगे। अभी बहुत कुछ इसमें जानना है। ग्राफ के नज़रिए से हम किस तरीके से देखते हैं स्पीड को, वेलोसिटी को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सभी टर्म्स को ग्राफिकली हम कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा का हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं अभी के लिए इन 3 कॉन्सेप्ट्स को सिखाते हुए मैं इसको पॉज लेता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ स्पीड, वेलोसिटी, ग्राफ से किस तरीके से हम इसको देखेंगे, ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि क्वेश्चन ग्राफिकली भी आता है इससे रिलेटेड। तो आई होप तब तक के लिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई करेंगे और आप कमाल करेंगे अपनी पढ़ाई में। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर।